सभी लोगों को जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल और सतरंगी सलाम। और खास तौर पर जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया उनको ढेर सारा स्नेह और सम्मान कि आप इस तरीके से इतने सारे लोगों को संगठित कर पाए, ला पाए। और हम इतनी सारी संख्या में, इसको हम भी मानते हैं, इतनी सारी संख्या में अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो पहले ये हमारी जीत है। और क्योंकि आज कार्ल मार्क्स की पुण्यतिथि है तो मैं उनके ही शब्दों से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था The ruling class fears education because it makes obedience impossible। इसका मतलब है कि जो और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो रूलिंग क्लास ही नहीं, खास तौर पर जो प्रिविलेज डोमिनेंट कास्ट है वो भी शिक्षा से डरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर लोग शिक्षित होंगे, संगठित होंगे तो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, तार्किकता लगाएंगे और किसी भी शोषण के खिलाफ सवाल खड़ा करेंगे और खुद खड़े होंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इसीलिए उनके शब्दों से मैं शुरू करती हूँ। कल मान्यवर कांशीराम जी की जयंती भी है। कांशीराम जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश अगर जाते हैं, विदेश भी, देश के बाहर भी सब कुछ छोड़ जाए, कुछ लेके ना जाए, लेकिन जाति जरूर लेकर जाते हैं। लोग जाति लेकर जाते हैं। जब वो विदेश जाति लेकर जाते हैं तो आपको क्या लगता है वो यूनिवर्सिटी स्पेसेस में जाति लेके नहीं आते हैं, गेट के बाहर ही जाति उतार के अंदर एंटर करते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई और। तो जो भी ये कहता है कि विश्वविद्यालयों में जातिगत शोषण नहीं होता, उससे बड़ा कायर, उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा धूल और कोई नहीं है। मेरे पीछे शिवाजी महाराज की फोटो लगी है। महाराज राजा हुए, अब आप सोचिए उनका भी तिलक कोई करने को तैयार नहीं था, क्योंकि शोष वंचित तबके से आते थे, ओबीसी वर्ग से आते थे। पैर से तिलक किया गया उनका। हम उस देश में रहते हैं, उसी देश में जहां शिक्षा के लिए शंभु का वध हुआ, उसी देश में जहां द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि एकलव्य सीखना चाहता था, आर्चरी सीखना चाहता था, वो जो धनुष विद्या है वो सीखना चाहता था, इसलिए उसके खिलाफ उसका अंगूठा मांग लिया गया। और आज के जो द्रोणाचार्य है वो थोड़ा बदल गए भाई। मॉडर्न भारत है, मॉडर्न तरीके से कास्टिज्म होगा। मॉडर्न तरीका ये है या कोई अंगूठा नहीं मांगता है, कोई अंगूठा नहीं कटवाता है, चुपचाप आपका नंबर काट लेता है। चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आप नौकरी के लिए जाएं, चाहे आप किसी भी विभाग में, किसी भी स्पेस में, किसी भी सेक्टर में कहीं भी अपने अस्तित्व को लेकर जाएं, उसको नकार दिया जाता है। अभी भी कोर्ट ने जो इस पे स्टे लगाया, यूजीसी कानून पर बहुत मजबूत कानून नहीं है, बहुत सारी उसमें गलतियां हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कोर्ट ने उस पर स्टे लगाते वक्त एक बात कही। उन्होंने कहा ये कानून देश को बांट देगा, जातियों में बांट देगा। मानो इससे पहले देश बढ़ावा जातियां हमने बनाया, और हमने बनाया तो हम भी ऊपर रख देना किसी को। हम अब खुद को लोअर रख दिए, किसी ने खुद को अपर कर दिया। कौन लोअर किया गया, कौन खुद को अपर बनाया? हमने किया गया। तो हमारे साथ जो भेदभाव को रोकने वाला कानून आ रहा है वो कैसे किसी तरीके से विभाजन पैदा कर सकता है? जिन्होंने जातियां बनाई, मनुस्मृति लिखी, उन्होंने विभाजन पैदा किया ना। जब कोर्ट ये कहती है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, अरे भाई जब देश में दहेज का कानून आ रहा था तब भी तो यही कहा गया इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बलात्कार का कानून आया, यही कहा गया इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो सारे कानूनों को कूड़ेदान में डाल देंगे आप। सीधी बात है कि ये लड़ाई समानत्व बनाम सवर्णत्व की है, ये लड़ाई समानता बनाम असमानता की है, ये लड़ाई मुक्ति बनाम शोषण की है, ये लड़ाई बराबरी बनाम गैर बराबरी की है। और जब वो शोषण करने के अधिकार के लिए इतनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम शोषण से मुक्त होने के लिए किस हद तक लड़ाई लड़ेंगे? अंतिम हद तक लड़ाई लड़ेंगे। पीछे जितने छात्र हैं आप नाम देख लीजिए, रोहित वेमुला, पायल कर्मी, दर्शन सोलंकी, फातिमा, मुथु, जितने छात्र हैं इनका तो खून बहा। इन्होंने आत्महत्या नहीं की, इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ इनका। जातिगत भेदभाव इन्होंने झेला, जाति के आधार पर गालियां दी गई। अभी कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, जब अनिकेत ने आत्महत्या की तो मुझे लगता है आईआईटी मुंबई के छात्रों ने एक शोध किया, वहां पता ये चला कि दलित तबके से आने वाली फीमेल छात्राओं को, लड़कियों को मालूम क्या कहा जाता है? कोटे से हो या कोठे से। ये बात सुखदेव थोराट ने बताई। अब बताइए, इस तरीके का शोषण अगर होगा तो लोग रेजिस्टेंस भी ना करें। हम तो समानत्व की लड़ाई लड़ने के लिए ही सर्वोपरि थे, और सुप्रीम कोर्ट को 3 दिन के भीतर, सिर्फ 3 दिन के भीतर कुछ लोगों के सिर्फ पसीने मात्र से उफ
निकल गया, लेकिन यहाँ हजारों छात्रों की आत्महत्याएं हो रही, उनसे आज तक नहीं होता। मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बात कर रही, लेकिन हम कुछ कहीं तो न्याय की उम्मीद लगाएं। हम कहाँ न्याय की उम्मीद लगाएं अगर हमें वहां न्याय नहीं मिलेगा? विरोध कौन लोग कर रहे थे? मैंने देखा यही इलाहाबाद, यही उत्तर प्रदेश में जो लोग यूजीसी के समर्थन में गए, उन छात्रों को 100 छात्रों के ऊपर एफआईआर किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनका भविष्य बर्बाद किया गया। और कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ में जो जातिगत टिप्पणियां लगा रहे थे, खैर उन्हीं के द्वारा प्रायोजित थे, पर उनपे तो कहीं कोई एफआईआर नहीं हुआ। वो कह रहे थे गधे घोड़े का मिलन हो सकता है क्या? अरे भाई, हम तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई घोड़ा ना हो, कोई गधा ना हो, सब इंसान है। हम तो आपको इंसान बनना सिखा रहे हैं, हमारे शुक्रगुजार हो गए, हम आपको इंसान बना रहे हैं। पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लगी है। जिस समय में बाबा साहब संविधान ड्राफ्ट कर रहे थे, लिख रहे थे, उस समय में आरक्षण का जब वो प्रावधान ला रहे थे, बहुत लोग विरोध कर रहे थे। बाबा साहब आक्रोशित हुए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए, उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण इसमें से हटाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मानो सरदार पटेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं जिस समाज से आता हूँ वो खेतीहर समाज है, खेती किसानी करने वाला समाज है, और मैं जानता हूँ कि कौन सा बीज अच्छा फल देगा, और संविधान आपसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। अम्बेडकर बाबा साहब को उन्होंने कहा। तो हम ऐसे देश में आते हैं जहाँ विद्रोह तो हमारे भारत की मिट्टी का हिस्सा है, पर हम कभी किसी जाति के खिलाफ विद्रोह नहीं करते। हम कैसे किसी जाति के खिलाफ हो सकते हैं? हम जातिवाद के खिलाफ हो सकते हैं। मैं जब यहाँ आ रही थी, किताब रखी थी तुम्हारा शय राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा। इनसे बड़ा कौन जंत हुआ होगा, कौन हीरा हुआ होगा दार्शनिक साहित्य में? ये व्यक्ति चाहे कोई भी जो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, हमको तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना, हम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। इसीलिए ज्योतिबा फुले ने कहा था कि जो आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, उनसे आप उनकी जाति मत पूछिए, आप उनके साथ खड़े हो। तो हमको साथ खड़े होना, कोई भी व्यक्ति हो, तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी जाइए, क्योंकि हम लोग खुद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हमें मालूम है कि वहां क्या क्या होता है। मैं पिछले साल की आपको एक घटना बताती हूँ। एक विनय यादव नाम के एक लड़के थे, पीएचडी का इंटरव्यू दिया, आधा घंटा उनका इंटरव्यू चला, पर जब रिजल्ट आया मालूम क्या कहा गया? एब्सेंट, गायब थे। इंटरव्यू हो गया पर उस वक्त को एब्सेंट कर दिया गया। वैसे ही हमें सब स्थानों से एब्सेंट कर दिया गया है, हमें इस देश के संसाधनों से एब्सेंट कर दिया गया है, हमें हर जगह एनएफएस कर दिया गया है। हमें में नॉन फाउंड सूटेबल होता है और कहीं नहीं नॉन फाउंड सूटेबल होता है। मेरिट की बात करते हो, किस मेरिट की? अगर मैं ज्ञान पे आ जाऊं, जो बुनकर समुदाय है वो ज्ञानी नहीं है क्या? जो मछली मारते उनके लिए मछली मारने का ज्ञान नहीं होता है क्या? जो फूल का माला बनाते उनको ज्ञान नहीं होता है क्या? जो मजदूर किसी भवन का निर्माण करता है उसके पास ज्ञान नहीं होता है क्या? जो खेती किसानी करता है वो बिना ज्ञान के खेती किसानी करता है क्या? किस मेरिट की बात कर रहे हैं? शिक्षा में जब से हमको भागीदारी मिली, हमने हमेशा अपने आप को प्रूफ किया है। के.आर. नारायणन इस देश के सबसे पहले दलित राष्ट्रपति हुए। त्रावणकोर यूनिवर्सिटी, जो केरला यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने जब एमए किया, टॉप किया उन्होंने एमए में। लेक्चरर की भूमिका उनको मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिली। मालूम क्यों? वहां के कुछ जो अपर कास्ट के प्रोफेसर्स थे, उन्होंने कहा आप जनेऊ चढ़ाइए, उसके बाद हम आपको अपना मानेंगे। उन्होंने चढ़ाने से इनकार कर दिया, अपने अस्तित्व को स्वीकारा। बोला मुझे आपके प्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, शुद्धता, मैं इंसान हूं और मेरे इंसान होना काफी है। सोचिए, देश के पहले दलित राष्ट्रपति के साथ ये हुआ था। अभी आज पूरे देश में जब कोर्ट ने फैसला दिया ना, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड था, पूरे देश को एक्सपेक्टेड था, बहुजन तबकों को एक्सपेक्टेड था। आज देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं? आंकड़ा उठा के देखिए, किसी हाई कोर्ट में एक दलित जज नहीं। वाइस चांसलर की डाइवर्सिटी उठा के देखिए, पूरे केंद्रीय विश्वविद्यालय में मात्र 5 ओबीसी वाइस चांसलर, 1 एससी, 1 एसटी, और प्रोफेसर्स की संख्या में तो कहीं पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है, हर जगह डिस्क्रिपेंसी ही डिस्क्रिपेंसी है। सागर यूनिवर्सिटी के सागर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था कांति कुमार जैन। एक किताब उन्होंने लिखी, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा। उस किताब में वो लिखते हैं, लेक्चरर की 4 लेक्चरर की पोस्ट आई, 3 लेक्चरर की 4 लेक्चरर की पोस्ट आई थी, जिसमें उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन और जो उनके गुरु थे, जो उनके सुपरवाइजर थे, उन्होंने कहा था तुमको लेंगे,
और जब रिजल्ट आया उनको नहीं लिया गया, उनके लिए एक असिस्टेंट का, सहायक का एक पोस्ट बना दिया गया, लेकिन लेक्चरर नहीं लिया गया क्योंकि उनके पास कुछ खास जाति नहीं थी। शिक्षा में हर जगह पर आखिर कुछ ही लोगों का कब्जा क्यों है? हम ये सवाल क्यों ना करें? हमारे लोग आखिर कब तक वंचित, शोषित, पीड़ित थे जो पीड़ित ही रहे? आखिर क्यों? सीधी बात यह है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। लड़ाई लंबी इसलिए जाएगी क्योंकि हम कहीं भी किसी जगह पे बड़े मजबूत फोरम्स का हिस्सा नहीं है, हम संस्थाओं का हिस्सा नहीं है। अभी आप कोई भी सेक्टर उठा करके देख लीजिए, मीडिया, शंभू जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, मीडिया, आप अंदर घुसिए आपको साफ साफ महसूस होगा कि कितना घोर कास्टिस्ट मीडिया है। पहले कह रहे थे पूरा देश हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, और जैसे ही कोर्ट ने स्टे लगाया, एक चैनल ने एक पूरा शो किया, ठाकुरों और ब्राह्मणों की जीत हुई। जीत तो हार किसकी हुई? अभी तो आप हिंदू बता रहे थे हमें, अब कोई जीत गया, अब कोई हार गया। ये पूरा मीडिया, जब यूजीसी में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके खिलाफ में, बढ़ा चढ़ा के दिखाया, और ये यही मीडिया बाकी लोगों को 90% आबादी को गायब कर दिया। एक तरीका होता है महीन जातिवाद का, उसको कहते हैं इनविजिबलाइजेशन। गायब कर दो, उसकी लड़ाई को गायब कर दो, उसके एग्जिस्टेंस को गायब कर दो, हमें गायब कर दिया गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें खुद की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। चिनुआ अचेबे ने कहा था ना कि अब जब तक शेरों के हाथ में, जब तक शिकारियों के हाथ में ये होगा कि वो शिकार की कहानी लिख पाए, शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिख सकता, क्योंकि शिकारी हमेशा खुद को बड़ा दिखाएगा। बिल्कुल वही बात है। मैं क्योंकि जर्मन विभाग की शोधार्थी हूँ, मैं कुछ लाइन पढ़ना चाह रही थी। In den finsteren Zeiten wie da gesungen werden, da wird auch gesungen werden von den finsteren Zeiten. बेटोल प्रश्न ये कहना चाह रहे हैं कि क्या बुरे दौर में गाने नहीं गाए जाएंगे, विद्रोह के गाने नहीं होंगे? वो कहते हैं बुरे दौर में भी गाने होंगे और वो विद्रोह के ही गाने होंगे। तो हम विद्रोह कर रहे हैं, हम विद्रोह कर रहे हैं, और हम इसीलिए संगठित हैं, और हम जब एकजुट रहेंगे तभी हम ताकतवर भी हैं। आपको याद होगा लालू जी ने तो सदन के भीतर कहा था, जब दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, आदिवासी का बच्चा कॉलेज में पढ़ने जाता है, बस में बैठा, उसका कान में बैठो, उसको थप्पड़ मारो। ये वही रणनीति है, पर अब थप्पड़ डायरेक्टली नहीं मारता है। अब कहीं आपको फेलोशिप आ रहा है वो नहीं देगा, रोक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपको पीएचडी नहीं दिया जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना जाएगा। इस हिसाब से आपको थप्पड़ मारा जा रहा है। मैं यही कहूंगी कि जितने हमारे छात्र शहीद हुए, अब हम किसी और को शहीद नहीं होने देंगे। एनएसएसओ का डेटा बता रहा है कि जितने छात्र ड्रॉप आउट होते हैं उसमें 40% ड्रॉप आउट रेट एससी एसटी ओबीसी का ज्यादा है ड्रॉप आउट रेट। आप देख लीजिए, इन्हीं का खुद का डेटा है ना भाई, यूजीसी का ही डेटा है ना। 180-185% वृद्धि हुई है ना हमारे खिलाफ, जो एट्रोसिटीज होती है एससी के खिलाफ में, यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के खिलाफ में, उसकी वृद्धि हुई है। उनकी बात कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो? आपको मालूम है पायल तड़वी जब सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, जब वो आत्महत्या कर रही थी, भील समुदाय की लड़की, भील समुदाय की पहली डॉक्टर, वो आत्महत्या करते, वो 3 हत्यारे डॉक्टरों का नाम डाल दिया उसमें, और उस 3 हत्यारे डॉक्टरों को मात्र 3 महीने में बेल मिल जाती है, और कुछ ही सालों में उसको मेडिकल का जो लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का वो भी मिल जाता है। आखिर अगर कोर्ट में डाइवर्सिटी होती तो क्या ये संभव होता? कोई तो हमारे साथ खड़ा होता। जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई जो दलित तबके से आते हैं उनके ऊपर जूता चल सकता है, तो यूनिवर्सिटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। किसको मूर्ख बना रहे हो? हम यही कहेंगे कि अगर आपको समय मिले, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है घुसपैठिया, वो पढ़िए। उसमें बताते हैं कैसे मेडिकल के छात्रों को, कैसे छात्रों को, दलित पिछड़े छात्रों को एक घुसपैठिया माना जाता है, क्योंकि वो जगह तो हमारे थी नहीं ना। उनके हिसाब से तो हमको खाली मछली मारना था, हमको खाली बुनाई करना था, सिलाई करना था, हमको यही सब काम करना था, हमको शिक्षा नहीं लेना था। लड़ाई तो शिक्षा लेने की है ना, शिक्षा पाने की लड़ाई है कि हम तो कंपटीशन में लीड करेंगे। आप थोड़ा जातिवाद को छोड़िए। आप आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं पर आप जातिवाद छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। ये शंकराचार्य, ये जितने संत बने घूमते हैं, मैं देख रही हूँ, ये कथित संत यूजीसी खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब आप संत बन गए फिर भी जाति पीछे नहीं छूटती भाई। मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ कि महिला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बिल्कुल सटीक लिखा है, जाति है कि जाति नहीं। आप कहीं चले जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है।
जाति वो दानव है, आपके पीछे पीछे आता है और कहीं भी आपको सपोर्ट भी जाति दिलवाती है और धक्का भी जाति खिलवाती है। इसीलिए उन्हीं के लाइनों में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी यूजीसी में दिक्कतें क्या क्या है। यूजीसी कानून में पहले का जो 2012 का यूजीसी कानून था उसमें 28 अलग अलग तरह के भेदभाव का जिक्र किया गया था। इस कानून में तो उसका जिक्र भी नहीं है। इस कानून तो ये तो आईआईटी आईआईएम जहां इतने ज्यादा हमारे छात्र आत्महत्या करते हैं उसको भी इन्होंने अपने अंदर नहीं लिया है। नर्सिंग हो, बीएड हो, ये सब कॉलेजेस को उसके अंदर भी नहीं आते। तो हम तो चाहते हैं कि उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। बीसी को जो हेड बना दिया, बीसी में तो डाइवर्सिटी ही नहीं है, किसके पक्ष में फैसला लेगा बीसी? अभी मैं अपनी बीसी को देख लूं, जेएनयू के जो वाइस चांसलर उनको देख लीजिए, उनको लगता है कि दलित विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करते हैं। विक्टिमहुड का कार्ड, क्योंकि हमको रोज मारा जाता है, रोज पीटा जाता है, इसलिए हमारा दर्द एक्सक्लूसिव नहीं है। किसी का पसीना भी बह जाए तो एक्सक्लूसिव हो जाता है। मैं यही कहूंगी कि उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए जाने की जरूरत है और खास तौर पर पूरे देश में रोहित एक्ट लागू किए जाने की जरूरत है। रोहित एक्ट क्या है कि कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको सिविल एक्ट नहीं माना जाए, क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। देश में रैगिंग की घटनाएं तभी घटी जब उसको क्रिमिनल एक्ट माना गया। कास्ट का भेदभाव भी तब घटेगा जब क्रिमिनल बनाएंगे। अरे जो भेदभाव जातिगत कर रहा है क्रिमिनल ही है ना, उससे बड़ा आतंकवादी कौन होगा, उससे बड़ा क्रिमिनल कौन होगा? हम यहाँ किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं। हम समानता के लिए हैं, हम समानता के साथ खड़े होने के लिए हैं और आपसे हम बस गुजारिश ही कर रहे हैं कि हमको समान होने का जो अवसर है, हमको भेदभाव मुक्त कैंपस पाने का जो अवसर है, हमसे वो मत छीनिए। सब कुछ तो छीन ही गया, अब अस्तित्व भी छीन लोगे तो बचेगा क्या? तो लड़ाई लंबी है, लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं इस अपने बातों को जो मैं विराम देना चाहूंगी, मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता है उससे विराम दूंगी। घोषणा होती है अंतरराष्ट्रीय मंच से, नस्ल और जाति का प्रश्न हल करना है मानव विकास के लिए। चुप्पी साध लेती है दिल्ली, खामोश हो जाते हैं गलियारे, संसद के गलियारे, राष्ट्रपति भवन की दीवारों और धार्मिक पंडे आवाज फुसफुसाती है। नस्ल और जाति जैसी कोई अवधारणा नहीं हमारी मानव संस्कृति में। इस संस्कृति को हम धिक्कारते हैं, उसे ललकारते हैं, उसे ठोकर मारते हैं जो हमें इंसान नहीं समझती। हम पूरे देश में एकजुट होंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम अपने लिए एकजुट होंगे, हम उन पीढ़ियों के लिए एकजुट होंगे जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर उनके साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव होगा तो वो हमसे आगे चलकर जरूर पूछेगी जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें चुप नहीं